हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज पावर फैक्टर एंड व्हाई इंप्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड इन इट। अब ये जो क्वेश्चन है वो जीटीयू की एग्जाम में 2 बार पूछा गया है फॉर 7 मार्क्स। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले हम समझेंगे पावर फैक्टर क्या है और बाद में हम देखेंगे कि पावर फैक्टर को इंप्रूव करना क्यों जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले पावर फैक्टर अगर आपको मालूम हो यूनिट नंबर 2 एसी सर्किट, तो उसमें हमने पावर फैक्टर को किससे डिनोट किया था? cos फाई से डिनोट किया था। cos फाई क्या चीज होती है? पावर फैक्टर होता है। इसमें फाई जो है वो क्या है? फाई जो है वो एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट है, यानी वोल्टेज और करंट के बीच का जो भी फेज एंगल होता है उसे हम फाई कहते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था, अगर आपकी सर्किट प्योर रेजिस्टिव हो तो जो करंट है वो वोल्टेज के साथ फेज में चलेगा प्योर रेजिस्टिव सर्किट में, ठीक है। अगर आपकी सर्किट प्योर इंडक्टिव है तो जो करंट है इंडक्टिव सर्किट में वो वोल्टेज से लैग करेगा कुछ एंगल फाई। और अगर आपकी सर्किट प्योर कैपेसिटिव है तो जो करंट है आईसी वो वोल्टेज से कुछ एंगल लीड करेगा से फाई। तो यहां पे फाई जो है वो वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल है जिसे हम फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट बोलते हैं। तो अब ये पावर फैक्टर cos फाई को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि कोसाइन ऑफ फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज नोन एज पावर फैक्टर। वही डेफिनेशन मैंने यहां पे लेके रखी है, द कोसाइन ऑफ फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज नोन एज पावर फैक्टर। सो फर्स्ट डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए दूसरा मैं डायग्राम बनाऊंगा। कैसा कि सपोज करते हैं कि कुछ रेजिस्टेंस R है, ठीक है। कुछ रेजिस्टेंस R, सपोज प्योर रेजिस्टिव सर्किट ले ली तो कुछ रेजिस्टेंस R है। अगर प्योर इंडक्टिव सर्किट लेते हैं, आप प्योर कैपेसिटिव सर्किट भी ले सकते हो। अब इंडक्टिव सर्किट लेते हैं तो उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर आता है एक रिएक्टिव इंडक्टेंस, ठीक है। तो ये रिएक्टिव इंडक्टेंस जो है वो नीचे की डायरेक्शन में होगा, तो रिएक्टिव इंडक्टेंस को हम XL से डिनोट करते हैं। अब ये R है और ये XL है। अब रिएक्टिव इंडक्टेंस क्या है? वो भी एक रेजिस्टेंस है इंडक्टर का, ठीक। अब हमें टोटल रेजिस्टेंस अगर चाहिए दोनों मिला के, तो टोटल रेजिस्टेंस यानी रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कुछ यहां से पास होगा कुछ एंगल फाई पे। अब ये जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है उसे हम इंपीडेंस Z से हम डिनोट करते हैं। अब यहां पे अगर मैं एक ट्राइंगल बना दूं, यहां पे ये क्या हो गया? हमारा XL हो गया। और ये ट्राइंगल पे से अगर मेरे को cos फाई की वैल्यू जाननी है, यानी पावर फैक्टर की वैल्यू जाननी है, तो ये किसके बराबर हो जाएगी? ये हो जाएगी बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस किसके बराबर है? R के बराबर, हाइपोटेनियस Z के बराबर है। यानी पावर फैक्टर क्या है? पावर फैक्टर ये है रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस टू द इंपीडेंस। वही डेफिनेशन मैंने यहां पे लिख के रखी है, सेकंड डेफिनेशन, द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस टू इंपीडेंस, ठीक है। अब ये जो थर्ड डेफिनेशन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। तो अब हम थर्ड डेफिनेशन समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब जो भी टोटल पावर होता है, पहले मैं लिख लूं, जो भी टोटल पावर होता है वो टोटल पावर दो चीज से बना होता है। पहला होता है एक्टिव पावर और दूसरा होता है रिएक्टिव पावर। यानी एक्टिव पावर प्लस रिएक्टिव पावर करोगे तो टोटल पावर बन जाएगा। अब ये टोटल पावर है उसे हम अपरंट पावर भी बोलते हैं। टोटल पावर बोल लो, अपरंट पावर बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। अब ये चीज अगर आपको मैं समझाना चाहूं तो उसके लिए मैं एक सपोज कर लेते हैं, आपके पास एक लेज वेफर का पैकेट है। लेज वेफर का पैकेट है। अब लेज वेफर का जो पैकेट है वो आपके लिए क्या है? वो आपके लिए बन जाएगा अपरंट पावर। अपरंट पावर यानी क्या? आपके लिए बन जाएगा टोटल पावर है। अब लेस पैकेट के अंदर आपको ये पावर तो दे दिया। लेस पैकेट के अंदर सपोज करते हैं कि यहां तक वेफर्स भरी है, ठीक है, और बाकी की जो स्पेस है उसमें एयर है। अब इसमें से कौन सा पोर्शन आप यूज कर सकते हो? इतना पोर्शन आप यूज कर सकते हो। तो इतना जो पोर्शन है उसे हम बोलेंगे एक्टिव पावर।
अब ये जो एक्टिव पावर है वो आप यूज कर सकते हो, यानी एक्टिव पावर जो है वो हमेशा यूजफुल होता है। और ये जो एयर भर के रखी है जिसे आप यूज नहीं कर सकते उसे हम बोलते हैं रिएक्टिव पावर। यानी ये जो रिएक्टिव पावर होता है वो कैसा होता है, यूजलेस होता है, आप उसे यूज कर सकते नहीं। ठीक है, अच्छा अब हमें ये भी चीज पता है, एक्टिव पावर का इक्वेशन हमने पढ़ के रखा था, कौन सा था, एक्टिव पावर का V इंटू आई कॉस फाई, अगर याद हो तो ये एक्टिव पावर का इक्वेशन है। सो अपरेंट पावर बोल लो, टोटल पावर बोल लो, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एक्टिव पावर कितना आता है वी आई कॉस फाई। यानी एक्टिव पावर हमेशा एक्स कंपोनेंट होता है, याद रखना। और जो रिएक्टिव पावर जो यूजलेस होता है वो हमेशा वाई कंपोनेंट होता है, और वाई पे क्या आता है, साइन आता है। तो वी आई साइन फाई, ये हमारा वाई कंपोनेंट, ये यूजफुल, ये यूजलेस। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास दो वेक्टर्स है, कौन से, वी आई कॉस फाई, वी आई साइन फाई। अब दोनों वेक्टर का अगर एडिशन करोगे तो आपको अपरेंट पावर मिलेगा। ठीक है, अब कैसे हम एडिशन करें इसका, तो उसके लिए वेक्टोरियल डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। तो कैसे वेक्टोरियल डायग्राम बनाएंगे, तो यहां पे मैं बना देता हूं। क्या करेंगे, पहले तो वी आई कॉस फाई एक्स कंपोनेंट है, तो मैं यहां पे ले लेता हूं एक्स कंपोनेंट वी आई कॉस फाई। ठीक है, अच्छा अब दूसरा कौन सा है हमारा, वी आई साइन फाई। आप ऊपर भी ले सकते हो, नीचे भी ले सकते हो, कैपेसिटिव सर्किट हो तो ऊपर ले लेना, इंडक्टिव सर्किट हो तो नीचे ले लेना। फिलहाल यहाँ पे स्पेस नहीं तो मैं नीचे लूंगा, वाई कंपोनेंट वी आई साइन फाई। तो ये हो गया हमारा वी आई साइन फाई। वी आई कॉस फाई कौन सा है कंपोनेंट, एक्टिव पावर है ये। ठीक है, और ये रिएक्टिव पावर है। अगर ये दोनों का आप ऐड करोगे तो ये आपको मिल जाएगा रिजल्टन। रिजल्टन यानी क्या, टोटल पावर बोल लो, अपरंट पावर बोल लो। ठीक है, अपरंट पावर। ठीक है, अब ये 90 एंगल हो गया, ये रिजल्टन यानी अपरंट पावर ढूंढना है तो क्या करोगे, पाइथागोरस लॉ यूज करोगे। कैसे यूज करोगे देख लेते हैं यहाँ पे, अपरंट पावर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ये साइड का स्क्वायर प्लस ये साइड का स्क्वायर। तो हम लिख लेंगे वी आई साइन फाई होल स्क्वायर प्लस वी आई कॉस फाई होल स्क्वायर। ठीक है, सो अपरंट पावर इज इक्वल्स टू अंडर स्क्वायर रूट ऑफ, इसमें से वी आई स्क्वायर कॉमन निकाल देते हैं, बचा क्या, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई। ठीक है, अब अपरंट पावर इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई 1 के बराबर हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये वी आई होल स्क्वायर है, स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये वी आई के बराबर हो जाएगा, यानी अपरंट पावर कितना आ जाएगा, वी आई आ जाएगा। ये अपरंट पावर किसके बराबर आएगा, वी इंटू आई के बराबर हो जाएगा। अब इसमें से अगर हमें एंगल ढूंढना है, एंगल ढूंढना है तो एंगल हम कैसे ढूंढेंगे, यहां पे ये एंगल कुछ फाई है सपोज, तो इसका हमें क्या ढूंढना होगा, कॉस फाई ढूंढना पड़ेगा। क्यों, हमें पावर फैक्टर से मतलब है। तो कॉस फाई हम कैसे लिखेंगे, बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस क्या है, बेस क्या है, वी आई कॉस फाई है। ठीक है, बेस वी आई कॉस फाई है, यहां पे मैंने वही लिखा है शायद, वी आई कॉस फाई, वी आई कॉस फाई, और डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस क्या है, वी आई है। ठीक है, तो कॉस फाई बराबर क्या हो गया, वी आई कॉस फाई को हमने क्या बोला था, वी आई कॉस फाई को हमने बोला था एक्टिव पावर। तो यहां लिख लूंगा एक्टिव पावर, वी आई हमें क्या मिला, अपरंट पावर। तो यहां पे लिख लूंगा अपरंट पावर, यहां पे एक्टिव पावर और यहाँ पे अपरंट पावर। ठीक है, यहाँ पे अपरंट पावर। तो पावर फैक्टर का दूसरा डेफिनेशन क्या हो गया, इट इज अ रेशियो ऑफ एक्टिव पावर टू अपरंट पावर। तो यही डेफिनेशन में लिखा है, द रेशियो ऑफ एक्टिव पावर टू अपरंट पावर इज नोन एज दैट पावर फैक्टर। ठीक है, तो ये तीन डेफिनेशन में आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है, वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। अब पावर फैक्टर का वैल्यू 1 से बड़ा हो नहीं सकता। क्यों, क्योंकि ये जो कॉस है उसका मैक्सिमम वैल्यू 1 से ऊपर तो जाने वाला नहीं है। ठीक है, इफ करंट इज इन द फेज विथ वोल्टेज देन पावर फैक्टर इज 1। अब करंट और वोल्टेज दोनों एक ही फेज में हो तो पावर फैक्टर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कैसे 1 आ जाएगा वो भी देख लेते हैं, कि करंट है और ये
वोल्टेज दोनों एक ही फेज में है, यानी फाई का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। अगर फाई का वैल्यू 0 हो गया तो कॉस 0 आएगा, यहाँ पे कॉस 0 का वैल्यू कितना, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इफ करंट इज इन फेज, यानी करंट और वोल्टेज दोनों एक फेज में हो तो पावर फैक्टर कितना बन जाएगा, पावर फैक्टर 1 बन जाएगा। और हमें पता है कि करंट और वोल्टेज कौन सी सर्किट में एक ही फेज में होते हैं, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में। तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट का पावर फैक्टर हमेशा 1 आ जाएगा। उसी तरीके से इफ करंट लैक्स दी वोल्टेज देन पावर इज लैगिंग, अगर जो भी हमारा करंट है वो लैग करेगा, लैग यानी यहाँ पे ये वोल्टेज है, यहाँ पे ये करंट है, ये करंट लैग कर दिया तो पावर फैक्टर भी लैग कर जाएगा। और अगर करंट लीड कर रहा है, ऊपर है, तो पावर फैक्टर भी हमारा लीड कर जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें थी किसकी, पावर फैक्टर की। अब हम समझेंगे कि पावर फैक्टर को इंप्रूव क्यों करना जरूरी है। ठीक है, अब जैसे कि कोई एक अप्लायंस है, वो अप्लायंस जो हमारा है उसका पावर फैक्टर पुअर है, ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं, पुअर है। अगर वो अप्लायंस का पावर फैक्टर पुअर है तो वो अप्लायंस बहुत सारा करंट लेने की कोशिश करेगा, यानी बहुत सारा करंट खींचेगा। अब अगर उसने बहुत सारा करंट खींचा तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगा, पहला प्रॉब्लम तो ये आएगा कि अकॉर्डिंग टू आई स्क्वायर आर टी, करंट बहुत सारा खींचा उसने तो लॉसेस उसमें बढ़ जाएंगे। दूसरा प्रॉब्लम क्या आया कि करंट ज्यादा उसने खींचा तो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो बहुत बढ़ जाएगा, ऐसा तो हमें चाहिए नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हमें उसका पावर फैक्टर इंप्रूव करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर कि उसका पावर फैक्टर कम है अप्लायंसेस का, तो कैसे वो ज्यादा करंट खींचेगा, तो उसके लिए हमें पता है ये इक्वेशन एक्टिव पावर का P इज इक्वल्स टू वी आई कॉस फाइव। अगर ये इक्वेशन में से मैं अगर इसे I को सब्जेक्ट बनाऊं तो I बराबर क्या हो जाएगा मेरा, I बराबर P डिवाइडेड बाय V कॉस फाइव। हमारा जो अप्लायंस है उसका पावर फैक्टर कैसा है, पुअर है, यानी कि कम है। तो ये पावर फैक्टर कम है तो करंट कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि ये इक्वेशन पे से हम बोल सकते हैं कि पावर फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। अगर लो पावर फैक्टर है, पुअर पावर फैक्टर है, तो ज्यादा करंट कंज्यूम करेगा, बिल बढ़ेगा, पावर लॉसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसलिए इट इज नेसेसरी टू इंप्रूव द पावर फैक्टर ऑफ द अप्लायंसेस। अब पावर फैक्टर को कैसे इंप्रूव करते हैं उसकी 3-4 मेथड है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड, थैंक यू वेरी मच।